लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है और आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। गाजा से लेकर तेहरान तक और अमेरिका से लेकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तक जो आग लगी है, उसके पीछे 3 नाम बार बार आते हैं: नेतन्याहू, खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप। साइमन टिज़ल ने गार्जियन में इस विषय पर एक तीखा लेख लिखा है। वो कहते हैं ये तीनों नेता सत्ता में बने रहने, खुद को बचाने या अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। लेखक का कहना है कि इजराइल का ईरान पर हमला रोका जा सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने जानबूझकर जंग का रास्ता चुना। उन्होंने गाजा, लेबनान, सीरिया के बाद अब ईरान को निशाना बनाया है और ये सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए यूरेनियम संवर्धन तेज किया, जो इजराइल के लिए हमला करने का बहाना बन गया। और तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नासमझी और फैसलों में झूलते रवैये ने हालात और बिगाड़ दिए। उन्होंने ओबामा का ईरान न्यूक्लियर डील रद्द किया, फिर नया समझौता भी नहीं कर पाए। ट्रंप की अनदेखी और अनुभवहीनता ने पश्चिमी देशों को भी असहज कर दिया है। टिज़ल का साफ संदेश है, ये तीनों बुजुर्ग नेता गुस्से, सत्ता और भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन इनके फैसले हम सबकी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया इनकी जिद और जुनून से खुद को बचाए। अल जजीरा ने अपने लेख में इस हफ्ते होने वाली G7 समिट को लेकर तमाम पहलुओं को सरल भाषा में समझाया है। 15 से 17 जून तक कनाडा के पहाड़ी इलाके में हो रही इस बैठक में दुनिया के 7 अमीर लोकतांत्रिक देश जुटेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में हैं और उनका पुराना रिकॉर्ड बताता है कि G7 में उनकी मौजूदगी अक्सर तनाव पैदा करती है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार इजराइल और ईरान के बीच ताजा सैन्य टकराव है। माना जा रहा है कि इस पर लंबी और गंभीर चर्चा होगी। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की बढ़ती दखलंदाजी और वैश्विक व्यापार विवाद भी एजेंडे में हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें बुलाने पर कनाडा में विरोध हो रहा है। वजह है कनाडा में 2023 में एक सिख नेता की हत्या को लेकर भारत पर लगे आरोप। हालांकि कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का तर्क है कि भारत को बुलाना जरूरी है क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है। ट्रंप की ट्रेड नीतियों को लेकर भी कई देशों में बेचैनी है। उन्होंने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिन्हें लेकर अब फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ देशों के नेताओं की ट्रंप से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी, जहां सीमा सुरक्षा, व्यापार और द्विपक्षीय रिश्तों पर बात होगी। अल जजीरा का लेख बताता है कि G7 समिट सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि मौजूदा वैश्विक राजनीति की असल नब्ज है। यहाँ जो सहमति या टकराव होगा, उसका असर न सिर्फ व्यापार और कूटनीति पर पड़ेगा, बल्कि शायद अगला बड़ा युद्ध रोका या उकसाया भी जा सकता है। डॉन अखबार ने अपने हालिया लेख में पाकिस्तान के सैलरी पाने वाले तबके की मुश्किलों और हाल ही में आए बजट के असर को लेकर एक गंभीर चिंता जताई है। अखबार का कहना है कि सरकार ने बजट से पहले टैक्स में राहत देने की बातें जरूर की थी, लेकिन असल बजट आने के बाद ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों को इससे कोई खास फायदा नहीं मिला। खास तौर पर वे लोग जिनकी महीने की आमदनी 2,75,000 से ज्यादा है, उनके लिए टैक्स का बोझ और बढ़ा है। जिनकी सैलरी 1,25,000 के आसपास है, उन्हें साल भर में सिर्फ 24,000 की मामूली राहत मिली है, और ये तब है जब महंगाई ने उनकी आमदनी की असली ताकत लगभग आधी कर दी है। लेख में ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान में टैक्स व्यवस्था एक तरह से सैलरी पाने वालों के लिए ज्यादा सख्त है। उनकी आय से टैक्स तो सीधे कट जाता है, लेकिन बड़े कारोबारी आसानी से टैक्स बचा लेते हैं। सरकार इस टैक्स असमानता को ठीक करने के बजाय सैलरी क्लास से और ज्यादा निचोड़ने की कोशिश कर रही है। डॉन का लेख 2 और चिंताजनक बातों की ओर इशारा करता है। पहला, वॉलंटरी पेंशन स्कीम से मिलने वाली टैक्स छूट को अब खत्म कर दिया गया है, यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की रिटायरमेंट की योजना पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, प्रोफेसरों और रिसर्चरों को जो 25% टैक्स छूट मिलती थी, उसे सिर्फ जून 2025 तक ही बढ़ाया गया है। अखबार का कहना है कि जब एक समाज अपने मेहनती, पढ़े लिखे और ईमानदार नागरिक को ही राहत देने में असमर्थ होता है, तो वो भविष्य की बुनियाद कमजोर कर रहा होता है। अगर हम अच्छे प्रोफेसर, वैज्ञानिक और पढ़े लिखे पेशेवर नहीं रख पाएंगे, तो ना शिक्षा बचेगी, ना विकास होगा, और फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इस लेख के जरिए डॉन ने सरकार को आईना दिखाया है कि सिर्फ बजट बनाना काफी नहीं होता, उसे न्याय और समझदारी से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। पीपल्स डेली ने अपने ताजा लेख में कहा है कि चीन और मध्य एशिया के देशों की दोस्ती आज की दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण है।
लेख में बताया गया है कि जब दुनिया में झगड़े, तनाव और आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं, तब चीन और मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आपसी सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। ये देश मिलकर शांति, विकास और भरोसे का नया रास्ता दिखा रहे हैं। चीन और इन देशों का रिश्ता कोई नया नहीं है। पुराने जमाने में सिल्क रोड के जरिए इनका आपस में व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ता था। अब 30 साल की दोस्ती के बाद ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। 16 से 18 जून तक चीन में जो बड़ी बैठक हो रही है, वो इस रिश्ते को और आगे ले जा सकती है। अखबार लिखता है कि चीन और मध्य एशिया के देश एक दूसरे की आजादी और विकास के रास्ते का सम्मान करते हैं। साथ ही आतंकवाद, कट्टरता और नशे के धंधे जैसी बड़ी समस्याओं से मिलकर लड़ते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड योजना के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, जैसे कि चीन मध्य एशिया गैस पाइपलाइन, जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से होकर गुजरती है। इससे इन देशों को पैसा मिला और चीन को गैस की सप्लाई। 2024 में चीन और इन 5 देशों के बीच व्यापार बढ़कर 95 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, यानी आपसी व्यापार और भरोसे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि लोग से लोग का रिश्ता भी बढ़ा है, जैसे कि छात्रों का आना जाना, भाषा सीखने के प्रोग्राम, पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अखबार का कहना है कि चीन और मध्य एशिया मिलकर एक नया मॉडल बना रहे हैं, ऐसा मॉडल जो बराबरी, इज्जत और साथ मिलकर तरक्की पर टिका है। आज की बटी हुई दुनिया में ये साझेदारी शांति और विकास की एक मजबूत मिसाल बन सकती है। बीबीसी ने अपने लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे को लेकर माहौल और विवाद दोनों पर रोशनी डाली है। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो गए हैं। उन्हें न्योता कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिया है, लेकिन इस दौरे से पहले ही कनाडा में कुछ सिख संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक भारत 2023 में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग नहीं करता, तब तक मोदी को बुलाना सही नहीं है। निज्जर की हत्या के बाद उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सीधे आरोप लगाए थे, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब नई सरकार के साथ माना जा रहा है कि रिश्तों में सुधार की संभावना है। हालांकि विरोध अब भी जारी है, लेकिन कनाडा में रहने वाले कई व्यापारी और कारोबारी मोदी की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत और कनाडा को व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए। खबरों के मुताबिक दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करने की नई व्यवस्था पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे आतंकवाद पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर बीबीसी का कहना है कि मोदी का ये दौरा जहां पुरानी तनातनी की परछाई में हो रहा है, वहीं ये दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी जगाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने ताजा संपादकीय में मानसून की चाल और इससे जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिलाया है। लेख के मुताबिक इस साल मानसून ने जल्दी शुरुआत की थी। केरल में 24 मई को और मुंबई में 26 मई को, जो कि तय समय से कई दिन पहले था, लेकिन इसके बाद बारिश की रफ्तार रुक सी गई है। 29 मई के बाद से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। इससे देश के कई हिस्सों में जून की बारिश अब तक सामान्य से 31% कम रही है। एक्सप्रेस का कहना है कि मई में जो ठंडक और ज्यादा बारिश हुई, उससे जमीन गर्म नहीं हो पाई, और जब जमीन गर्म नहीं होती तो समुद्र से नमी खींचने वाली हवाओं को अपनी ओर नहीं खींचती, जिससे मानसून कमजोर पड़ जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी सामान्य से ज्यादा मानसून का अनुमान लगाया है, क्योंकि इस साल एल नीनो नहीं है और समुद्री परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। लेकिन मई की गड़बड़ी का असर कितना पड़ेगा, ये अभी साफ नहीं है। लेख कहता है कि किसानों के लिए समय बहुत अहम है, क्योंकि उन्हें खरीफ की फसल की बुआई करनी है, जो बारिश पर ही निर्भर करती है। अच्छी बात यह है कि रबी फसल इस बार अच्छी हुई है, जिससे खाने पीने की चीजों की महंगाई फिलहाल कम है। सरकारी गेहूं के भंडार भी काफी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ये भी कहना चाहता है कि चाहे हालात अभी ठीक लग रहे हों, लेकिन सरकार को कभी भी हालात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मौसम और दुनिया की राजनीति जब तक बड़े झटके दे सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर आयात का विकल्प खुला रखना चाहिए, ताकि अनाज और दूसरी चीजों की कमी ना होने पाए। कुल मिलाकर अखबार ने चेताया है कि मौसम की चाल पर बारीकी से नजर रखना और समय पर सही फैसले लेना बेहद जरूरी है। अमर उजाला ने संपादकीय में उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लेख कहता है कि 4 धाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड क्षेत्र में हुआ यह हादसा, जिसमें 23 महीने के बच्चे समेत 7 लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक दुखद दुर्घटना नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर सेवाओं में लापरवाही का बड़ा संकेत है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।